नमस्कार समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो देहरादून से आ रही है। हाथरस मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। जिला और महानगर मुख्यालयों पर होगा मौन सत्याग्रह। बड़ी खबर है इस वक्त की, महात्मा गांधी अंबेडकर की प्रतिमा के सामने होगा सत्याग्रह। दून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया जाएगा ये सत्याग्रह। बड़ी खबर है इस वक्त की, हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस आज उत्तराखंड में सत्याग्रह करेगी। राज्य के सभी जिला और महानगर मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अंबेडकर प्रतिमा के सामने कांग्रेस के नेता मौन सत्याग्रह करेंगे। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के मुताबिक हाथरस कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात की जाए तो हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की जा रही है और उत्तराखंड में आज सत्याग्रह है कांग्रेस की तरफ से, कब शुरू होगा और कौन कौन से लोग शामिल होंगे इसमें? देखिए, सुबह 11 बजे शुरू होगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इसमें मौजूद रहेंगे, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सत्याग्रह किया जाएगा। इसके जरिए महसूस किया जाएगा कि उत्तराखंड में भी हाथरस का जो पूरा ये जो घटना हुई है उससे उत्तराखंड के लोग भी शुद्ध हैं और उत्तराखंड की कांग्रेस भी इसकी भर्त्सना करती है। कांग्रेस इस प्रदर्शन को करेगी क्योंकि पहले भी वो कैंडल मार्च भी कर चुकी है। कांग्रेस पहले भी अपना प्रोटेस्ट कर चुकी है, लगातार इस पर विरोध जता रही है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो लोग समय पर पहुंचे और जो मौन सत्याग्रह होगा उस बीच में सभी कार्यकर्ता मौन रहेंगे। उनके चेहरों पर वैसे भी कोविड की वजह से मास्क हैं, लेकिन इस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा कि जिससे कोई गलत मैसेज न जाए, जिससे इस तरह की चीजें ना हो कि कांग्रेस ने बहुत गंभीरता के साथ इस मौन व्रत को नहीं किया। इसके कार्यकर्ताओं को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है, यानी कांग्रेस एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, अभी आपने इस बात का जिक्र किया है, कैंडल मार्च की बात आपने की है, तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो मामला सामने आया उसको देखते हुए उत्तराखंड में जो कांग्रेस है वो काफी सक्रिय है। पहले कैंडल मार्च और अब यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन। देखिए, सत्याग्रह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस हाईकमान इसमें पूरी तरीके से शामिल है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार हाथरस का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर भी भुलाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने ये पूरा प्रदर्शन उत्तराखंड में भी कर रही है। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश का मामला है, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो जानती है कि देश में किस तरीके से मामला राजनीति के तहत बनाया भी जा सकता है और जो कांग्रेस विपक्ष में कहीं ना कहीं बहुत ठीक हालत में नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिखती है, उसके कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन जरूरी है। इसलिए कांग्रेस उत्तराखंड में भी इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। एक बड़ा मैसेज अपने हाईकमान को भेज रही है कि अगर हाईकमान कोई कार्रवाई करता है, हाईकमान किसी मामले को गंभीरता से लेता है, तो प्रदेश के जो कांग्रेस की बॉडी है वो भी उसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लेती है। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1419 नए मामले सामने आए हैं। पहाड़ में संक्रमित मरीजों की संख्या 51,481 हो गया है। राज्य में अब तक 41,482 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि अभी भी 14,275 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में कोरोना के कुल 9,089 एक्टिव मामले हैं। वहीं राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,000 के पार हो गई है। उधर कोरोना से प्रदेश में अब तक 652 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये सामने आ रही है कि लोग उतनी तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और मरने वालों की अगर संख्या कहें तो 600 के पार हो चुके हैं ये आंकड़े। देखिए, उत्तराखंड में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में मामले कम हुए, 300-400 के करीब आए, लेकिन बीते 24 घंटे में मामले थोड़ा ज्यादा सामने आए, करीब 1400 के करीब मामले सामने आए हैं। इसमें दो चीजें देखने को मिली है। जो जांच है, जांच प्रदेश में 10,000 से ज्यादा प्रतिदिन हो रही थी, वो जांच करीब 7,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसलिए एक तो ये साफ तौर पर कहा जाता है कि प्रदेश में जो जांच है वो कम हो रही है, उसके चलते भी केस कम हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा है उसमें थोड़ा रफ्तार उसकी कम हुई है। पहले मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा था, मामले लगातार बहुत तेजी से आ रहे थे और आंकड़े भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे,
लेकिन अब थोड़ा राहत ये जरूर है कि जो मृत्यु दर है वो थोड़ा कम हुई है और केसेस जो नए बढ़ रहे हैं उसके कई कारण हैं। पर्यटकों के लिए अब किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, वो प्रदेश में आ सकते हैं और ये भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि जब पर्यटक बड़ी संख्या में प्रदेश में आएंगे तो इस तरह से मामले बढ़ेंगे और ये जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है प्रदेश में, 80% के करीब रिकवरी रेट आ चुका है। जो कोरोना केस डबलिंग रेट 18 दिन 15 दिन आ चुका था वो अब करीब 50 दिन के करीब पहुंचने वाला है जी। तो ये राहत भरी खबरें हैं कि प्रदेश में अगर कोरोना के मामले कम आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि सारी व्यवस्थाएं पटरी पर जल्द ही लौटेंगी। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पौड़ी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना ने अब तक थाना पौड़ी में दस्तक दे दी है। यहां एक एसआई और एक पुलिसकर्मी में कोरोना की पुष्टि होने से थाने की व्यवस्था चरमरा गई है। दोनों पुलिसकर्मियों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। कोरोना टेस्ट की जांच रिपोर्ट आने तक सभी को अलग से होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में कोरोना के कारण अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जनपद में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2040 जा पहुंची है। उनको पहले टेस्ट कराया था तो पॉजिटिव निकली, आज एक कर्मचारी निकला है तो उसको फिर उस हिसाब से डॉक्टर के माध्यम से उनको कोरोना वगैरह है उसमें हो जाएगा और फिर हम लोग सैनिटाइज वगैरह करवाएंगे सब चीज और सोशल डिस्टेंस वगैरह भी हमने बता रखा है। जिनका टेस्ट हुआ, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट 3-4 दिन बाद आएगी तो अलग डिस्टेंस में ही रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद बंशीधर भगत ने बताया कि बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का देहरादून में भूमि पूजन और शिलान्यास जेपी नड्डा 17 अक्टूबर को वर्चुअल तरीके से करेंगे। वही विधायक पूरन फर्त्याल मामले पर उन्होंने कहा कि इस बारे में सांसद अजय भट्ट और अजय टम्टा उनसे बात करेंगे। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत कई सदस्य मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा की घोषणा अगले 3 दिन में कर दी जाएगी। इसके अलावा 16 अक्टूबर को जिला समन्वय समितियों के सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण देहरादून में होगा। वहीं 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच जिलों की प्रशिक्षण कार्ययोजना बैठकें होंगी। इसमें ये तय हुआ है कि 2-3 दिन के भीतर हम पूरे प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चे इत्यादि की घोषणा कर देंगे और 16 अक्टूबर को हमने जो समन्वय टीम बनाई है जिलों में 5-5 लोगों की हैं, सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र के उसमें पदेन सदस्य हैं, उसकी एक वर्कशॉप देहरादून में रखी है, लगभग 100 लोगों की होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम है 11 बजे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उसका शिलान्यास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। हमारे सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण उसमें उपस्थित रहेंगे और उसके बाद बीच में हमारे 5 तारीख से 10 तारीख तक जिलों की बैठकें हैं प्रशिक्षण को लेकर, जो 28 तारीख से 10 नवंबर तक होने वाला है। फिर 10 से 15 तक मंडलों की बैठकें हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कृषि बिल पर मोदी सरकार की तारीफ की। साथ ही कृषि बिल का विरोध करने पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चेहरा जनता के सामने आ गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने संसदीय क्षेत्र हरिद्वार आए थे। यहां उन्होंने हर की पैड़ी पर हो रही सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही प्रशासन के अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी किए। मोदी जी ने हमेशा से ये कहा है कि वो किसानों को सशक्त चाहते हैं, देश का वो अन्नदाता है और इसलिए 2022 तक उसकी जो आय है वो दुगना करना चाहते हैं। उसी मिशन के साथ ये 3 बिल आए हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक है। ये कांग्रेस को पचने रहे क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल कपट किया।
अपने जो धंधे जो जिनके भी धंधे बंद हुए वो सब बौखलाए हुए हैं। किसान क्यों नहीं मुक्त देखना चाहते हैं उसको किसान को बढ़ते हुए क्यों नहीं देखना चाहते हैं। और देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें हर की पेड़ी का पूरा रेनोवेशन हो रहा है, पूरा फेस लिफ्ट हो रहा है। तो इसमें पूर्व में भी हमने मंत्री जी को इसका प्रेजेंटेशन कराया था, उसी के अनुरूप यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। और उसमें आपका कहना है काम जल्दी हो, गुणवत्ता इसकी अच्छी हो और हर की पेड़ी बहुत भव्य दिखे, सुंदर दिखे, थोड़ा इसकी कैपेसिटी भी बढ़े। अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की छूट दी है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि ये अब राज्यों को तय करना है कि वो कैसे चरणबद्ध तरीके से परिस्थितियों और अपने राज्य के हालातों को देखते हुए स्कूल खोलते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और रक्षा पर ध्यान राज्यों को रखना होगा। वहीं निशंक का कहना है कि जेईई और नीट की परीक्षा भी संपन्न करवाई। जेईई एंट्रेंस परीक्षा में जहां पहले 92% छात्र परीक्षा देते थे, वहीं इस वर्ष 96% छात्रों ने जेईई एंट्रेंस परीक्षा दी। वहीं नीट की परीक्षा कोरोना काल से सबसे बड़ी दूसरी तीसरे नंबर की परीक्षा कोरोना काल में हुई। सभी राज्यों ने बेहतर तरीके से परीक्षाएं कराई हैं। जहाँ पर जैसी परिस्थिति हैं, लेकिन बच्चे की सुरक्षा और रक्षा इन दो चीज़ का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखें और चरणबद्ध तरीके से खोलें। तो अब ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से और प्राथमिकताएं तय करके और परिस्थितियाँ देखकर उसको खोलेंगे। जेईई एडवांस में जो पिछले वर्षों में केवल 92% छात्र बैठते थे, इस समय 96% बैठे। और नीट का तो संभवतः दुनिया की दूसरी तीसरे नंबर की कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी, बहुत अच्छे तरीके से सफलता हुई है। और जो हमने बच्चों को ये कहा था कि नहीं उनका डिग्री पर कोरोना का ठप्पा नहीं लगने देंगे, वो भी मुझे आज ये खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षाओं को कराया। देहरादून में कांग्रेस ने राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह पवार ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर त्रिवेंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के युवक बेरोजगार हैं और महंगाई चरम पर है। लड़ पा रही है, नौजवान साथियों को रोजगार का वादा किया था उसमें सरकार विफल है, किसानों की ऋण माफी की बात की उसमें भी विफल है, ये भी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है। बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही थी, महंगाई अपने चरम पर है। एक पुरोहित जो है वो अलग आंदोलनरत है, तो हर मोर्चे पर सरकार पूरी तरीके से विफल है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और अब बात करेंगे हरिद्वार में श्रमिक कल्याण मंत्री परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में गोविंद भवन स्थित कार्यालय पर एक बैठक हुई, जिसमें सिडकुल क्षेत्र के श्रमिकों संगठनों के प्रतिनिधियों और श्रमिक कल्याण परिषद के सदस्यों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। श्रमिक कल्याण परिषद की बैठक में संयुक्त रूप से ईमेल के माध्यम से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से समस्याओं को दोहराया गया। आपको बता दें, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के निदान की मांग की गई। संजय चोपड़ा ने कहा, उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र के दैनिक मजदूरों श्रमिकों को श्रम कानून के तहत न्याय नहीं मिल पा रहा है। श्रमिक कल्याण परिषद की आज पहली बैठक की है और इसमें हमने एक कार्यक्रम लिया है जो सिडकुल से शुरुआत करेंगे। 7 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करेंगे और इसमें हमारी जो मांग हमारी यही होगी कि सिडकुल में सभी श्रमिकों का लगभग जब से कोविड-19 महामारी के बाद सभी श्रमिकों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, श्रम कानूनों को दिन प्रतिदिन कटौती की जा रही है। बागेश्वर पशुपालन विभाग ने जिला योजना के तहत 50 प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुर्गी के चूजे बांटे हैं। और इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक चंदन रामदास ने कहा कि मुर्गी पालन में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और इसकी मदद से बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनकर दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लोकल से वोकल मिशन को भी साकार किया जा सकता है। पशु चिकित्सालय बिलौना में SPP बैकवर्ड मुर्गी पालन और योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
आमतौड़ा, बेलता, खोली आदि गांव के प्रवासियों को चूजे बांटे गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय शंकर ने बताया कि प्रति परिवार 50 चूजे वितरित किए गए हैं, जिसके साथ ही मुर्गी पालकों को जाली और मुर्गी का भोजन दाना दिया गया। उन्होंने बताया कि विभाग के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चयनित 50 परिवारों को चूजे बांटे हैं। अगर ये सफल हुए तो विभाग इन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में कोविड-19 की छूट मिलने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रा परवान चढ़ने लगी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। श्रद्धालु मंदिर प्रांगण के आगे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी व्यवस्थाएं बनाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना महामारी के फैलने की आशंका भी बनने लगी है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम में दर्शनों की बुकिंग एक सप्ताह तक फुल हो चुकी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केदार घाटी में रौनक देखने को मिल रही है और व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अब तक 26,394 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं न होने से तीर्थयात्री परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार ने लॉकडाउन में जो छूट दे रखी है, जिसमें कि यात्रियों की दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच यात्रा पड़ाव में कोई भी दुकानें अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं खुली गई है। यात्रियां जो चल रहे हैं उन लोगों को अभी रास्ते में कई जगहों पर चाय पानी खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यात्री परेशान हो रहे हैं। प्रशासन को रास्ते में लोग व्यापारियों को या लोकल स्थानीय लोगों को दुकानें आवंटन करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिल सके।